नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसके तहत मैंने कल वाले वीडियो में लोकतंत्र को समझा था। ठीक है, हम लोगों ने लोकतंत्र को पढ़ा था, अच्छी तरह से समझा था। आज लोकतंत्र का दूसरा वीडियो होगा। आज हम लोग लोकतंत्र को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक, फिर लोकतंत्र के प्रकार पढ़े थे हम। फिर लोकतंत्र में हमने देखा था दो प्रकार हुआ था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसमें भी हमने डिवाइड किया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ने के बाद जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमने विभाजन किया था दो भाग में, विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, दूसरा केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर। फिर हमने जो विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर था उसको दो भाग में बांटा था, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक, हम लोगों ने कल संसदीय शासन व्यवस्था तक पढ़ा था, आज अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो बातें होंगी अंतिम में करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हम लोगों को आज पढ़ना है। दोस्तों, जब मैं कार्यपालिका आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ बताया था कि कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका के तहत 4 कार्यपालिका शामिल होते हैं, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका भी उसमें मैंने बताया था। संसदीय कार्यपालिका के तहत हमने बताया था कि जो संसदीय कार्यपालिका होता है उसमें सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्षीय शासन में जो संसदीय कार्यपालिका है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है और उन शक्तियों का प्रयोग भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो हम लोग अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को समझते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसमें कार्यपालिका व विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका व विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जो हमने कल पढ़ा था संसदीय शासन व्यवस्था, उसमें क्या था दोस्तों कि कार्यपालिका का निर्माण कौन करता था? जो विधायिका में बहुमत प्राप्त करके आता था, ऐसा दल जो विधायिका में बहुमत प्राप्त करके आता था, ठीक है, वही कार्यपालिका का निर्माण करता था। ठीक है, हमने बताया था कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। ठीक है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, अतः जो कार्यपालिका का कार्य है वो अपना करेगा, विधायिका का कार्य जो है वो अपना करेगा। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, ओके। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि ऐसा संसदीय शासन व्यवस्था में नहीं होता है। ठीक है, हमने बताया था कि जो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जो दल बहुमत प्राप्त करता है, वह विधायिका में जाता है और विधायिका में जाने के बाद कार्यपालिका का निर्माण करता है। अतः वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक दोनों ही आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यहाँ कार्यपालिका व विधायिका का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम सांसद और विधायक को चुनते हैं, वैसे ही जिस देश में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लागू है वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव होता है। ठीक है, वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से हम यहाँ पर अपने सांसद और विधायक को चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे देश में, मतलब हमारे भारत में जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था लागू है, वहाँ पर क्या होता है? जो कार्यपालिका होता है और विधायिका होता है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अतः डायरेक्ट जनता ही वोट करता है कि नहीं हम इनको ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हम लोग सांसद और विधायक को चुन के भेजते हैं और सांसद और ये जो विधायक होते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पर? संसद में जाने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण मतलब, पृथक मतलब अलग अलग, पृथक मतलब अलग। अतः शक्ति पृथक्करण का मतलब शक्तियों का बंटवारा या फिर शक्ति जो होती है अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने कि अतः शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका व विधायिका में अलग अलग कर दिया गया होता है। ठीक है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है।
प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक है मित्रों, ओके। फिर आगे कह रहा है, अगला टॉपिक है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद में योग्य व्यक्तियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र नहीं होगा भाई? जब पूरी की पूरी कार्यपालिका ही स्वतंत्र है विधायिका से, ठीक है, ये जो कार्यपालिका है विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र है, तो जो कार्यपालिका होता है, हमने बताया कि अध्यक्षीय कार्यपालिका में सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। अब बताइए, जब सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चुनाव अपने स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है? ये कॉमन सेंस बात है। आप कहेंगे हाँ, तो ये टॉपिक हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक है कि इस व्यवस्था में अपने अपवादित परिस्थितियों को छोड़कर सरकार अपने कार्यकाल को पूर्ण कर लेती है। अपवादित परिस्थिति मतलब जैसे अगर महाभियोग न चलाया गया तो, ठीक है, महाभियोग आपके भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके तहत भी लागू किया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत, और यहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू होती है तो सरकार अपना 5 साल का जो कार्यकाल होता है पूर्ण कर लेती है, आसानी से कर लेती है। अतः हम कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है दोस्तों? कौन सा गुण? अस्थायित्व का गुण। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आप लोगों को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था समझ में आया? संसदीय शासन व्यवस्था में कोई भी निर्णय लेने में विलंब नहीं होती है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेने के स्वतंत्र है, क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि कार्यपालिका जो है विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र है। विधायिका कौन होता है? जो नियम बनाता है। ठीक है, जो नियम बनाता है। अतः जब नियम बनाने वाले से यह पूरी तरह से स्वतंत्र है तो यह अपने लिए क्यों नियम नहीं बना सकता है भाई? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो अब हम बढ़े केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर शासन व्यवस्था, बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिटा रहे हैं इसको। मेरे प्यारे मित्रों, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, लोकतंत्र मैंने पढ़ाया था, देखिए वो बेसिक है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर चैनल पर डायरेक्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो था दूसरा, केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर, किसके? केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर। ठीक है, संबंध के आधार पर। इसके आधार पर कितने प्रकार का दोस्तों हमने बताया था? 3 प्रकार का, 1, 2 और 3। पहला कौन था? पहला था संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा था परिसंघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, और तीसरा था एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या था दोस्तों? एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी? संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था हम बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा। तो दोस्तों समझिएगा, संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य
जिसमें दो या दो से अधिक राज्य आपस में मिल करके किसी विशेष उद्देश्य हेतु एक संघ का निर्माण करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य हेतु एक संघ का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ लिखते जाइएगा, हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 संघीय शासन व्यवस्था और लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य हेतु मतलब के लिए संघ का निर्माण करते हैं, तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। अगला टॉपिक लिखिएगा इसी में कि संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार पाई जाती है। लिखिएगा, संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की सरकार पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाएगी दोस्तों? एक होगा केंद्र सरकार और दूसरा होगा राज्य सरकार। दूसरा क्या होगा दोस्तों? राज्य सरकार। हेडिंग डालिएगा आप लोग सॉरी, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए, जो संघीय शासन व्यवस्था होता है, ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर जब किसी विशेष उद्देश्य हेतु एक संघ का निर्माण करते हैं तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्य मिल रहा है, ठीक है, वह भी अपने आप में एक सरकार कहलाएगी और जो केंद्र है वह भी अपने आप में क्या कहलाएगी? एक सरकार कहलाएगी। अतः संघीय शासन व्यवस्था में दो सरकार पाई जाती है। कौन? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पाई जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा, शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार व राज्य सरकार में ऐसे लिखिएगा, शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार व राज्य सरकार में स्पष्ट रूप से कर दी जाती है। ठीक है, इतना हुआ। आगे लिखिएगा अगला टॉपिक कि शक्तियों का विभाजन मौखिक रूप से न होकर के लिखित रूप से किया जाता है। लिखिएगा, शक्तियों का विभाजन मौखिक नहीं या फिर मौखिक रूप से न करके लिखित रूप से किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, लिखित संविधान आवश्यक है। लिख लीजिएगा इस बात को, जो मैंने बोला उसको लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको? कि शक्तियों का विभाजन मौखिक रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि लिखित रूप से किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। इतना हो गया, तो आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक लिखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता कौन सी होती है? एक तो जो राज्य मिलता है, राज्य अपना नागरिकता प्रदान करता है, फिर राज्य के मिलने पर, इन सभी राज्यों के मिलने पर जो संघ बनता है, वह संघ भी क्या करता है? अपना
एक नागरिकता देता है। अतः दोहरी नागरिकता कौन कौन सी होगी? एक राज्य की नागरिकता होगी और दूसरा किसकी होगी? केंद्र सरकार की नागरिकता होगी। अतः ऐसे लिखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था में एक सेकेंड लिखिएगा। संघीय शासन व्यवस्था में एक बार संघ का निर्माण हो जाने के बाद, संघ का निर्माण हो जाने के बाद न तो राज्यों का विनाश हो सकता है, न तो संघ का विनाश किया जा सकता है। होने के बाद न तो राज्यों का विनाश हो सकता है, न तो राज्यों का विनाश हो सकता है और न ही संघ का विनाश हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा इस टॉपिक को। देखिए, कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में एक बार अगर संघ का निर्माण हो गया तो न तो राज्यों का विनाश किया जा सकता है और न तो संघ का। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? हमने अभी बताया कि इसमें जो है कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, स्पष्ट तौर पर कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से किया जाता है। क्या? लिखित रूप से किया जाता है। अतः संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होना आवश्यक है। उसके बाद लिखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में एक बार संघ का निर्माण हो जाने के बाद राज्यों का विनाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो इसके पास भी शक्ति है, यह भी अपनी नागरिकता प्रदान करता है, राज्य भी अपनी नागरिकता प्रदान कर रहा है और संघ तो अपनी नागरिकता अपने नागरिकों को दे ही रहा है। अतः यहाँ पर दोहरी नागरिकता भी पाई जाती है। अब हम देख रहे हैं कि जब न तो राज्यों का विनाश किया जा सकता है, न तो संघ का विनाश किया जा सकता है, अतः लिखिएगा संघीय शासन व्यवस्था को यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, को इनवर्टेड कॉमा लगाइएगा। लिखिएगा, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि न तो राज्यों का विनाश हो रहा है और न ही संघ का विनाश हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न तो राज्यों का विनाश हो सकता है न तो संघ का। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या आप लोगों को संघीय शासन व्यवस्था के बारे में? जो मैंने अभी भी बताया संघीय शासन व्यवस्था के बारे में, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? एक बार फिर सुनिएगा। संघीय शासन व्यवस्था में जब दो या दो से अधिक राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक संघ का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। हमने बताया कि संघीय शासन व्यवस्था में दो सरकार पाई जाती है। कौन सी? एक केंद्र सरकार पाई जाती है, एक राज्य सरकार पाई जाती है। ठीक, फिर हमने बताया कि इनके मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है कि इनके मध्य केंद्र सरकार के मध्य और राज्य सरकार के मध्य स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है? मौखिक रूप से न करके लिखित रूप से इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हमने बताया कि
जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों सरकारें अपने नागरिकों को क्या करती हैं, नागरिकता प्रदान करती है। अतः संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक, फिर मैंने लास्ट टॉपिक पे आया और लास्ट टॉपिक आपको बताया कि जो एक बार संघ का निर्माण हो गया तो न तो राज्य का विनाश हो सकता है, न तो राज्य अलग हो सकता है, और न ही संघ अलग होना चाहे तो न तो संघ अलग हो सकता है, या फिर राज्य को अपने में घोल मेल ले तो ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, न तो राज्यों का विनाश हो सकता है, न तो संघ का विनाश हो सकता है। इसीलिए इस संघीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ। इतनी बात क्लियर हुई हो तो अब हम परिसंघ पर आए। ठीक है, चलिए परिसंघ पर आते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा परिसंघीय शासन व्यवस्था। परिसंघीय शासन व्यवस्था, इसका भी परिभाषा सेम वही है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक राज्यों का, एक मिनट, इसका उदाहरण आप लोग लिखे ही नहीं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का लिख लीजिएगा, जैसे अमेरिका। क्या? अमेरिका दोस्तों, अमेरिका संघीय शासन व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहाँ अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी लागू है और संघीय शासन व्यवस्था भी। ठीक है, यह संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण कैसे समझिएगा, 4 जुलाई 1976 को कुल 13 राज्य थे। ठीक है, 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया और उस संघ का नाम रखा क्या, अमेरिका। और आज अमेरिका में कुल कितने राज्य दोस्तों, 50 राज्य हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा परिसंघीय शासन व्यवस्था। परिसंघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, इसका भी परिभाषा सेम है संघीय शासन व्यवस्था की तरह। क्या है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके किसी विशेष उद्देश्य हेतु संघ का निर्माण करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। ठीक, परंतु उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद, उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद राज्यों का विनाश हो जाता है। उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद संघ का विनाश हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 कुछ राज्य हैं, इनको मिला के एक संघ बना। ठीक है, एक विशेष कोई उद्देश्य उसके लिए संघ बना। ठीक है, जैसे इस संघ का उद्देश्य पूरा हुआ, फिर से यह संघ क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो राज्य होंगे फिर से क्या हो जाएंगे, राज्य ही हो जाएंगे। ठीक है, अतः कहा जाता है कि जो परिसंघीय व्यवस्था है, इसे कहते हैं, यहाँ देख रहे हैं राज्यों का विनाश नहीं हो रहा है लेकिन संघ का विनाश हो जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अविनाशी राज्यों का, मतलब कि राज्यों का विनाश नहीं हो रहा है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। विनाशी संघ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संघ का क्या हो जा रहा है, विनाश हो जा रहा है। ठीक है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। क्या इतनी बातें समझ में आई? परिसंघ में बस हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जितने की आपकी आवश्यकता है उतना ही बताया जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा डीप बता रहे हैं हमको। आपको कोई लोकतंत्र से शुरुआत नहीं करता पॉलिटी का, जब भी देखेंगे आपको संविधान सभा से लेकर चालू कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक बेसिक से स्टार्ट किया ताकि जो कभी पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख ही लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य हेतु संघ का निर्माण करते हैं तथा उद्देश्य की पूर्ति होने पर संघ का विनाश हो जाता है। अतः इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परिसंघीय व्यवस्था को। अतः इसलिए परिसंघीय व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बचता है हमारा एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था पर। ठीक है,
मिटाइएगा इसको। लिखिएगा एकात्मक शासन व्यवस्था में, लिखिएगा आप, लिखिएगा कि हेडिंग डाल लीजिए तीसरा, क्या, एकात्मक शासन व्यवस्था। लिखिएगा एकात्मक शासन व्यवस्था में, इसमें मतलब किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र ही सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। केंद्र ही सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। केंद्र ही सर्वाधिक शक्तिशाली होता है तथा केंद्र ही यह तय करता है, तथा केंद्र ही यह तय करता है, तय करता है कि राज्य को कितनी शक्तियाँ प्राप्त होगी, कि राज्य को कितनी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है, किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था के तहत, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखिएगा कि राज्य का अस्तित्व केंद्र की दया पर निर्भर है। केंद्र की दया पर निर्भर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें केंद्र ही क्या होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। जब केंद्र ही सर्वाधिक शक्तिशाली है तो केंद्र ही तय करता है कि राज्य को कितनी शक्तियाँ दी जाएंगी, ठीक है। केंद्र सर्वाधिक शक्तिशाली होता है किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था के तहत, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य जो है, राज्यों का जो अस्तित्व है केंद्र की दया पर निर्भर करता है। अतः केंद्र की दया पर निर्भर करता है, अतः केंद्र जब भी चाहेगा राज्यों का सर्वनाश या विनाश कर सकता है, ठीक है। तो जब विनाश कर सकता है, ठीक है, आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः केंद्र जब चाहे तब राज्य का विनाश कर सकता, राज्य का विनाश क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कहते हैं इसको विनाशी राज्यों का, दिख रहा नीचे ना, हाँ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। समझिएगा, इसमें राज्यों का विनाश हो जा रहा है, लेकिन जो संघ है, संघ ही तो सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो संघ का विनाश यहाँ पर कतई हो ही नहीं सकता। किसका विनाश होगा, यहाँ पर राज्य का विनाश होगा, ठीक है। अतः आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था को, ठीक है। अब एक मिनट थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, इसको रिकैप कर लेते हैं लेक्चर के थ्रू, ठीक है। ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। जैसे संघीय शासन व्यवस्था में क्या है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर जब किसी विशेष उद्देश्य हेतु किसी संघ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगर एक बार संघ का निर्माण हो गया तो न तो राज्य का विनाश हो सकता है, न तो संघ का विनाश हो सकता है। अतः इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, क्या, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ किसको कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। विनाशी नहीं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब न तो राज्य का विनाश किया जा सकता है, न तो संघ का विनाश किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें दो प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक।
फिर हमने बताया कि जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार में स्पष्ट रूप से बांट दी जाती है और इसका उल्लेख जो होता है मौखिक रूप से नहीं लिखित रूप से होता है। अतः हमने बताया कि संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना आवश्यक है, लिखित संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है, इतने टॉपिक हमने देखा किसमें, संघीय शासन व्यवस्था में। अब परिसंघीय में हमने देखा कि सेम वही परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक राज्य किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु संघ का निर्माण करते हैं तथा यहाँ भी संघ का निर्माण, यहाँ भी संघ का निर्माण, लेकिन यहाँ पर दोबारा जो है कि उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ना तो राज्य का विनाश हो सकता है ना तो संघ का। लेकिन यहाँ जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति होती है परिसंघीय व्यवस्था में, ठीक है, जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति होती है संघ का विनाश हो जाता है। ठीक है, कुछ राज्य थे मिल करके एक संघ बनाया इन्होंने, जैसे उद्देश्य की पूर्ति हुई संघ टूट गया, फिर ये क्या हो गए, राज्य हो गए। अतः हम कहेंगे परिसंघीय व्यवस्था को क्या कहेंगे, परिसंघीय व्यवस्था को कहेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, क्योंकि यहाँ पर संघ का क्या हो रहा था, विनाश हो जा रहा था। ठीक है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था पर आएंगे तो हमने बताया कि यहाँ पर केंद्र ही क्या होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। अतः केंद्र ही यहाँ पर जो होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र होता है और केंद्र की दया पर कौन रहता है, राज्य रहता है। अतः केंद्र जब भी चाहेगा राज्य को समाप्त कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था को क्या कह सकते हैं हम, विनाशी राज्यों का, क्योंकि वहाँ पर राज्य का विनाश हो सकता है कभी भी, केंद्र राज्य का विनाश कभी भी कर सकता है। तो हम लिखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। यही 3 टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछेगा भी। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था को कहते हैं अविनाशी राज्य और अविनाशी संघ, परिसंघीय को कहते हैं अविनाशी राज्य और विनाशी संघ। ठीक है, अविनाशी दोनों में रहेगा, यहाँ भी अविनाशी रहेगा, बस यहाँ पर विनाशी हो जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या होगा, यहाँ से अ हटेगा और यहाँ अ लगा रहेगा। ठीक है, अतः संघीय को कहेंगे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, परिसंघीय को कहेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, एकात्मक को कहेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा समाप्त हुआ लोकतंत्र और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब संविधान का विभाजन करके। ठीक है, संविधान का विभाजन करेंगे अनुसूचियों में, भागों में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची और भाग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुसूचियों को और भागों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे संविधान सभा का निर्माण, जहाँ से अक्सर सभी लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ से सभी लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने आपको शुरुआत से ही एक डीप लेवल से एक वैज्ञानिक अध्ययन के तहत हमने आपको, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि एक वैज्ञानिक अध्ययन हमने आपको कराया। ठीक है, और करवा रहा हूँ, लगातार करवाता रहूँगा, बस आप लोग साथ दीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अब वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चूँकि इतनी मेहनत करते हैं। अभी देखिए रात के बज रहे हैं आपके 2:30 बज रहे हैं। अभी वीडियो को एडिट वगैरह करेंगे, फिर आपको 8 बजे तक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।